Hey everyone, welcome back to my channel Educational Revolution. And today we are going to start with the second chapter of the unit first, Thinking Like an Economist, for semester 1 BA program students with economics as their combination. And this chapter, Thinking Like an Economist, is going to be very easy chapter with very basic things. But I still want you to focus on this chapter because there are two different models in this which are genuinely important for you to understand. So without wasting time, let's begin with the chapter. So the very first heading says economist as scientist. Now when we say that हम economist को scientist की तरह consider करते हैं, why? क्या वो test tubes पे काम करते हैं, क्या वो telescopes यूज़ करते हैं, या फिर वो कोई भी ऐसी scientific चीज़ें करते हैं जो हमें लगता है कि हम उनको scientist बोलें? Well, we have reasons to call economists as scientists because in economics they devise theories, collect data, and then analyze those data in an attempt to verify or refute their theories. So the very first step when we call something as scientific, we need a method of observation and theories. सो जस्ट लाइक साइंस में आप देखते होगे कि साइंटिस्ट किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद ऑब्जर्व कर एक बार ऑब्जर्व किया, फिर दूसरी बार ऑब्जर्व किया, फिर सोचा कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे ही वर्क करती हैं, फिर उस पर थ्योरीज डिवाइस करी. सो दिस इज़ समथिंग इन साइंस फील्ड, राइट. जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आइजैक न्यूटन है, उनके सर पर सेब गिरा तो उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा. फिर उन्होंने याद किया, रिकॉल किया, पास्ट ऑब्जर्वेशंस को याद किया कि भाई हर चीज़ जब हम उसको ऊपर फेंकते हैं तो वो ऐसे वापस नीचे की तरफ ही आती है. फिर उन्होंने उससे थ्योरीज दी कि ग्रेविटी की थ्योरी दी. सो इन द सेम वे हमारे इकोनॉमिस्ट भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर थ्योरीज देते हैं. जैसे कि आपकी इन्फ्लेशन की थ्योरी हो गई, उन्होंने नोटिस किया कि जैसे जैसे सरकार जब जब बहुत ज़्यादा मनी छाप देती है, बहुत ज़्यादा करेंसीज़ को प्रिंट कर देती है, तो एकदम से चीज़ों के दाम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है. तो ये चीज़ उन्होंने एक दो बार ऑब्जर्व करी, उसके बाद उन्होंने थ्योरी दी कि इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी में वो इस चीज़ से रिलेटेड है, right? So this is the very first step where we can call that yes, economists are scientists because they observe and then they provide theory. Then the second thing which proves that economists are scientists is assumptions. That in economics we make assumptions. Now how do we make assumptions? जैसे आप साइंस में एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने एक बिल्डिंग से एक मार्बल को ड्रॉप करा, ठीक है. तो साइंटिस्ट इस चीज़ को अज्यूम कर लेते हैं कि जो बिल्डिंग से जब आपने मार्बल को ड्रॉप करा तो वो ऑब्वियसली एयर में ड्रॉप हो रही है, वो वैक्यूम पे तो नहीं है, बट साइंटिस्ट इस चीज़ को अज्यूम कर लेते हैं बिकॉज जब आप एयर में किसी चीज़ को ड्रॉप कर रहे हो और कैलकुलेट कर रहे हो तो उस पर फ्रिक्शन और बाकी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे एंड इट्स डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट दोज थिंग्स. लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि वो वैक्यूम में ड्रॉप हो रही है क्योंकि मार्बल इतनी छोटी है कि उस पर कोई भी फोर्स नेग्लिजिबल ही लग रहा होगा, तो हम ये अजम्पशंस मान के चलते हैं, राइट. सो इन द सेम वे इकोनॉमिस्ट ऑल्सो अज्यूम कि लेट्स सपोज वो अज्यूम कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ हैं और वो 2 ही कंट्रीज़ जो हैं वो 2 ही तरह के गुड्स प्रोड्यूस करती है और फिर उनमें से एक कंट्री जो है वो एक गुड में स्पेशलाइजेशन करती है, दूसरी कंट्री जो है वो दूसरे गुड को प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइजेशन करती है, तो वो लोग ट्रेड कर लेते हैं. सो दिस इज़ हाउ दे टीच यू. अज्यूम करते हैं, चीज़ों को शॉर्ट करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड देन दे विल मेक थ्योरीज विद द या मॉडल्स विद द हेल्प ऑफ दीज अजम्पशंस. तो हर बार वो ये जो अजम्पशंस होती हैं वो स्टैंड ट्रू नहीं करती है, बट हर सिचुएशन में नहीं करती, बट वी अज्यूम थिंग्स जस्ट लाइक वी डू इन साइंस. सो दिस इज समथिंग वी हैव. सेकेंड point also stands true that which makes it economist as a scientific field. Now the very third point and very important point is model. तो जैसे हम साइंस में बायोलॉजी पढ़ते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी के मॉडल्स बनाए होते हैं, तो मॉडल्स बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट नहीं होते हैं. दे डोंट शो यू कि यहाँ पे आपकी इतनी नर्व्स है तो जितनी आपकी ह्यूमन बॉडी में नर्व्स होंगी उतनी की उतनी दिखा रखी है, नहीं. बट इट गिव्स यू एन आइडिया कि ऐसे चीज़ें वर्क करती है. दिस इज़ हाउ आवर किडनी इज़ देयर, दिस इज़ हाउ दीज आर कनेक्टेड, दीज आर द नर्व्स विच हेल्प इन दीज फंक्शंस. तो उसी तरह सेम वे में इकोनॉमिक्स में भी मॉडल्स होते हैं. ये जो मॉडल्स होते हैं आपके, ये बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं होते, ये इन्हीं अजम्पशंस, ऑब्जर्वेशंस और थ्योरीज़ पे बेस्ड होते हैं. कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती है जहाँ पर वो इकोनॉमिक आपकी थ्योरी या वो इकोनॉमिक मॉडल वर्क नहीं करता है. सो देयर आर मल्टीपल मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक्स को एक ईजियर वे में समझते हैं. सो इसमें हमारा जो सबसे पहला मॉडल है उसकी तरफ चलते हैं, विच इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सो मूविंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट मॉडल. वेरी सेकेंड.
Yes. So our first model is circular flow diagram. Now, what do we understand about circular flow? Circular flow is a visual model of the economy that shows how dollars flow through markets among households and firms. तो ये एक ऐसा विजुअल मॉडल है आपकी इकोनॉमी का जो ये दिखाता है कि कैसे डॉलर्स की जगह रुपीज़ कर लो, कि कैसे आपकी करेंसी जो है या आपके रुपीज़ हैं वो फ्लो करते हैं मार्केट में, हाउस होल्ड्स और फर्म्स में. ऑल्दो इसमें गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर भी आता है, बट अभी के लिए हम 2 सेक्टर मॉडल समझ रहे हैं फॉर ए ईजी थिंग कि आपके इकोनॉमी में एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर है और एक आपका फर्म सेक्टर है. हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि हम सब कंज्यूमर्स, वी पीपल, एंड फर्म सेक्टर इज़ द प्रोड्यूसर सेक्टर जो आपका गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करता है ना. तो इसको समझते हैं. अब इससे पहले हम डेफिनेशन पार्ट्स में जाएँ, हम ये समझते हैं कि कैसे रुपीज़ या करेंसी का फ़्लो हो रहा है दोनों सेक्टर्स में, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम है. तो हाउस होल्ड सेक्टर हम लोग जो हैं उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. हमारे पास लैंड है हमारे खुद की, ठीक है. हम लोग जो है वो लेबर का भी काम कर सकते हैं, हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम लेबर का काम कर रहे हैं, ठीक है. और हमारे पास अपनी लैंड हो गई. तो इसी तरह हमारे पास प्रोडक्टिव फैक्टर्स होते हैं, ठीक है. और उसके बाद हमारे पास अपनी कैपिटल है, पैसा है हमारे पास, राइट. तो ये जो फर्म सेक्टर है इसको गुड्स प्रोड्यूस करनी है, इसको सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, तो ये हाउस होल्ड सेक्टर के पास आती है. और ये इसे बोलती है कि भाई मुझे आपसे लेबर चाहिए, मतलब मुझे आप लोग हमारे यहाँ पे गुड्स बनाने का काम करो, मुझे लेबर चाहिए, फिर मुझे आपसे ज़मीन भी चाहिए, फिर मुझे आपसे कैपिटल भी चाहिए कि आप मुझे पैसा भी प्रोवाइड करो, क्योंकि मुझे मेरे बिज़नेस में इन्वेस्ट करो, मुझे कैपिटल प्रोवाइड करो ताकि मैं अपना बिज़नेस सेटअप कर सकूँ और मैं गुड्स प्रोड्यूस कर सकूँ इकोनॉमी में. तो यहाँ पर फर्म्स इधर आती हैं और इनसे क्या मांगती हैं, फैक्टर्स ऑफ, ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है इनसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मांगती है कि आप मुझे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ें दो, ठीक है. और उसके बाद जब हाउस होल्ड सेक्टर इन्हें ये सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, इन्होंने क्या प्रोवाइड करा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आपकी लैंड, लेबर, कैपिटल सब चीज़ें आ गई, ठीक है. इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड दिया, मान लो हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म्स को लैंड दिया कि आप यहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप कर लो. तो जब आप लैंड दे रहे हो तो फर्म्स उसके बदले में उस लैंड का रेंट प्रोवाइड करेंगी, राइट. फिर मान लो इन्होंने लेबर प्रोवाइड करी कि हम आपकी फैक्ट्री में काम करने को तैयार है, तो फिर ये इस लेबर की पेमेंट करेंगी, है ना. तो इनको वेजेस प्रोवाइड करेंगी. फिर उन्होंने कैपिटल दे दी तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगी आपको. फिर मान लो इधर से एंटरप्रेन्योर गए तो उनको क्या प्रोवाइड कर दिया, प्रॉफिट प्रोवाइड कर दिया. तो ऐसे आपको पेमेंट करेंगी हाउस होल्ड सेक्टर को, फर्म सेक्टर जो है वो पेमेंट करेगी फॉर देयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो यहाँ पे करेंसी फ्लो हुई, पेमेंट करी, और हाउस होल्ड सेक्टर इसी पेमेंट का यूज़ करेगा उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो फर्म्स ने प्रोड्यूस करी. वेरी राइट. फर्म्स ने इन्हीं लोगों से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मांगे और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट करी, और उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर ने उसी पेमेंट जो उनके पास आई है उसका एक्सपेंडिचर किया और इनसे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए. सो दिस इज़ हाउ इन द इकोनॉमी योर मनी कीप्स ऑन फ्लोइंग. एंड दिस सर्कुलर फ्लो, हाउस होल्ड से फर्म, फर्म से हाउस होल्ड, ये साइकिल कंटिन्यू करती रहती है और इसी को सर्कुलर फ्लो डायग्राम बोलते हैं. सो नाउ रीड द डेफिनेशन. हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स इंटरैक्ट इन 2 टाइप्स ऑफ मार्केट. 2 तरह के मार्केट में इंटरैक्ट करते हैं. इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स आर बायर्स. तो गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट होता है, उसमें हाउस होल्ड जो होता है वो बायर होता है. गुड्स एंड सर्विस मार्केट में क्या कर रहे हो आप, गुड्स एंड सर्विस खरीद रहे हो ना, फर्म से आप सामान खरीद रहे हो, सर्विस ले रहे हो, तो आप क्या हो, बायर हो, और फर्म्स क्या हैं, सेलर्स हैं. इन द मार्केट फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन households are sellers and firms are buyers. So now in the market for factors of production we say factors of production का market जिसमें households गए, जिसमें firms गई थी household के पास कि आप हमें factors of production दो, आप हमें land दो, आप हमें labor दो. So in this market our households are sellers and our firms are buyers. So I hope this model makes sense to you. Still if there is any doubt you can comment below. So moving further to the अदर पार्ट. येस. सो डायग्रामेटिकली बहुत आई गेस अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, बट डायग्रामेटिकली एक बार समझ लेते हैं. सो दिस इज़ योर फर्म सेक्टर एंड दिस इज़ योर हाउस होल्ड सेक्टर्स. एंड वी से 2 तरह के मार्केट के बारे में बात हुई, मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में फर्म्स जो है वो सेल करती है और हाउस होल्ड जो है वो बाय करते हैं, ठीक है. तो
गुड्स एंड सर्विसेज इधर भेजी जा रही हैं, ठीक है, और ये इनको रेवेन्यू मिल रहा है इस पर, ठीक है, लोग स्पेंड कर रहे हैं और वो स्पेंडिंग जो लोग कर रहे हैं वो इनका रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लोगों को इसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मार्केट में आपके जो हाउस होल्ड है वो सेल कर रहा है और फर्म्स जो है वो बाय कर रही हैं। ये लोग अपनी लैंड, लेबर, कैपिटल दे रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, ये उसके बदले में वेजेस, रेंट एंड प्रॉफिट दे रहे हैं, जो कि इनका इनकम का सोर्स बन रहा है। और इसी तरह पूरे मार्केट में आपका फ्लो ऑफ इनकम जो है वो चलता रहता है। सो आई होप दिस मॉडल इज़ अंडरस्टूड फॉर एवरीवन. Moving further to the other part, to the second model, which is the production possibility curve. We also called it PPC, production possibility curve, or production possibility frontier, PPF. So PPC curve से हम समझते हैं a graph that shows the combinations of output that the economy can possibly produce given the available factors of production and the available production technology. अब इससे क्या समझते हैं? Break down the definition. एक ऐसा ग्राफ जो आपको उतने कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट दिखाता है जो एक इकोनॉमी है वो प्रोड्यूस कर सकती है उनके अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से और उनके पास जो अभी मौजूदा टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कर मतलब ना तो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज आ सकता है, ना आपकी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ सकता है, वो दोनों सेम रहने वाले हैं। और उन दोनों का इस्तेमाल करके आप जितने गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो, जितने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, कॉफ़ी और टी का। ये एक इकोनॉमी में आपके 20 पीपल हैं, ठीक है, और आपकी इकोनॉमी में एक बंदा जो है वो 1 कप कॉफ़ी प्रोड्यूस कर सकता है या फिर वो 1 कप टी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज, लेकिन अब आपके पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि आपके पास जो लेबर है वो 20 ही लोग हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेके चलते हैं कि हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर है और लेबर कुल मिला के 20 है, जो कि इतनी जल्दी लेबर नहीं बढ़ सकती, 20 ही रहेगी। और जो टी और कॉफ़ी को प्रोड्यूस करने की आपकी टेक्नोलॉजी है वो भी सेम रहने वाली है, उसमें भी एकदम से कोई चेंज नहीं आ जाएगा। अब ये जो 20 लोग हैं उसमें से हर बंदा या तो कॉफ़ी प्रोड्यूस कर सकता है, टी कर सकता है और एक ही प्रोड्यूस कर सकता है, लेट्स से, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज आपने अपने जितने भी लोग हैं सबको कॉफ़ी के प्रोडक्शन में लगा दिया, तो हमारे पास 20 लोग हैं, 20 लोग में से सब लोग जो है कॉफ़ी के प्रोडक्शन में लग गए, तो कॉफ़ी 20 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गई और आपकी टी 0 हो गई, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने डिसाइड करा कि हम लोगों को 10 कॉफ़ी चाहिए और 10 टी चाहिए, तो आपने 10 लोग इधर लगा दिए और 10 लोग इधर लगा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लगा कि भाई नहीं, टी की डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 15 लोग लगा दिए, तो इधर 5 हो गए। फिर आपने सोचा कि टी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपने पूरे के पूरे 20 लोग इधर लगा दिए और इधर 0 लगा दिए। सो दिस इज़ हाउ वी से कि हमारे पास लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और सेम टेक्नोलॉजी में, मतलब सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम 2 पर्टिकुलर या 2 से ज़्यादा गुड्स के कितने कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने वाली है कि आपके ना तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बदलने वाला है ना टेक्नोलॉजी बदलने वाली है। जब लोग और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेम रहने वाले हैं तो आप इन दोनों में ट्रेड ऑफ करोगे। आप अगर इसके कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हो, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे टी का कंजम्पशन बढ़ाया, पहले हम 0 ले रहे थे टी और हम सारे लोग आपके कॉफ़ी के प्रोडक्शन में लगा रहे थे, लेकिन अब आपको टी का कंजम्पशन बढ़ाना है, तो आप टी का कंजम्पशन सिर्फ ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए आपको कॉफ़ी की कंजम्पशन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो आपने जब कॉफ़ी के कंजम्पशन को, कॉफ़ी के प्रोडक्शन को 20 से 10 करा, तभी आप टी को 0 से 10 कर पाए, क्योंकि हमारे पास लोग तो लिमिटेड है ना, वो तो नहीं आ सकते ना, टेक्नोलॉजी बदल सकती है इस पीरियड ऑफ टाइम में। तो हमें इन दोनों गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन चूज़ करने पड़ेंगे जिसमें या तो हमें एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और एक को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप दोनों को बढ़ा रहे हो या आप दोनों को घटा ही रहे हो। यू हैव टू, इफ़ यू हैव टू गेन समथिंग यू हैव टू सेक्रीफाइस द अदर वन। सो दिस इज़ वॉट योर PPC मॉडल टीचर्स यू। आई होप दिस ऑल्सो मेक्स सेंस। सो इसको एक बार डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। दिस इज़ योर डायग्राम। सो दे से क्वांटिटी ऑफ कंप्यूटर्स प्रोड्यूस। लेट्स से कि आपकी इकोनॉमी में हम टोटल जितने भी, अगर मैं अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर दूं तो मैं टोटल कंप्यूटर्स जो है वो 3000 प्रोड्यूस कर सकती हूँ और मैं कार्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ 1000 टोटल। अगर मैं जितने भी मेरे रिसोर्सेज हैं सबको कार पे लगा दूँ 1000 कार्स प्रोड्यूस हो सकते हैं और मैं जितने भी रिसोर्सेज लगा दूँ तो 3000 कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब मान लो इकोनॉमी में मैंने डिसाइड करा कि मुझे कार्स की नीड जो है वो मुझे थोड़ी सी
लेट्स सपोज मेरी इकॉनमी में मैं 2000 ये चल रहा था, ठीक है। मेरी इकॉनमी में मुझे 2000 कंप्यूटर्स की नीड थी और मैं 700 कार्स प्रोड्यूस करवा पा रही थी। अब मुझे ऐसा लगा कि मेरी इकॉनमी में मुझे कंप्यूटर्स की नीड जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने अपने कंप्यूटर्स के प्रोडक्शन को 2000 से चेंज करके 2200 कर दिया। तो अब मेरे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो जब मैंने कंप्यूटर के प्रोडक्शन को बढ़ाया तो मुझे कार्स के प्रोडक्शन को कम करना पड़ा, तो वो 700 से 600 हो गए। जैसे ये 2000 से 2200 हुआ, ये 700 से 600 हो गया। तो मतलब मैंने अगर कुछ गेन करा है तो उसके लिए मैंने किसी और चीज़ को सैक्रिफाइस करा है, और इसीलिए दिस इज़ इन कनकेव शेप, कनकेव टू द ओरिजिन, विच शोज़ द डिक्रीजिंग MRS, राइट। सो ये तो मैं आपको आगे समझाऊंगी, बट फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लो कि दिस इज़ कनकेव इन शेप, राइट। सो मूविंग फर्दर, आई होप दिस मेक सेंस टू यू। एक और चीज़ मुझे आपको इस वाले में ही बतानी है इज़ ये 2 पॉइंट्स के बारे में, C एंड D पॉइंट। सो दिस C पॉइंट इज़ द पॉइंट जब आपकी इकोनॉमी में, अगर आपकी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है या रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, तो आपका ये जो कर्व है ये इधर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट है जो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में इन रिसोर्सेज के साथ आप अटेन नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी टेक्नोलॉजी में इंक्रीज़ आता है तो आप इस C पॉइंट को अटेन कर सकते हो, आपका कर्व इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो अभी अनअटेनेबल पॉइंट है। और ये वाला जो पॉइंट है D, इसका मतलब है कि आपने इधर 1000 रिसोर्सेज यूज़ कर लिए, इधर 300 कर लिए। इसका मतलब आप अभी आपके पास रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज़ कर रहे हो। आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आप या तो और ज़्यादा कंप्यूटर्स प्रोड्यूस कर सको या और ज़्यादा कार्स प्रोड्यूस कर सको, लेकिन आप दोनों में से किसी पे अपने रिसोर्सेज को लगा ही नहीं रहे हो और अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज़ कर रहे हो। इसीलिए कर्व जो है ये PPC के अंदर बनता है। आई होप दिस मेक सेंस टू यू एज वेल। Moving further, we will move to the other slide, which talks about shift in PPC curve. Now listen to this as well very carefully. A shift in the production possibility frontier. Now let's assume कि किसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आपके जो कंप्यूटर्स का प्रोडक्शन था उसमें इंक्रीज़ आ गया। लेट्स सपोज टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, अब आपको कंप्यूटर को प्रोड्यूस करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उतने रिसोर्सेज लगाने ही नहीं पड़ेंगे, आपका कंप्यूटर का प्रोडक्शन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा हो गया। लेकिन कार्स के में तो कोई चेंज नहीं आया। तो अब भी जब आप 1000 सारे रिसोर्सेज लगा रहे हो कार्स के प्रोडक्शन में, तो कार का जो प्रोडक्शन है वो तो 1000 ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इधर लगा देते हो तो आप 4000 कार्स प्रोड्यूस कर सकते हो। पहले 3000 कर सकते हैं सारे रिसोर्सेज के साथ, लेकिन अब आप 4000 कार्स प्रोड्यूस कर सकते हो विद सेम नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। तो इस टाइम पे आपका जो एक कर्व है ये बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। अगर आपके दोनों ही रिसोर्सेज की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता है तो ये ऐसे हो जाता है, लेकिन अभी आपके सिर्फ एक ही रिसोर्स की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया है तो ये वाला पॉइंट तो इधर ही रहेगा और ये वाला पॉइंट ऐसे हो जाएगा, ऐसे की जगह। सो दिस इज़ हाउ वी शो शिफ्ट इन PPC कर्व। ये पढ़ भी सकते हो आप। अ टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री enables the economy to produce more computers for any given number of cars. As a result, the production possibility frontier shifts outward. If the economy moves from point A to point G, then the production of both cars and computers increases. Right? I hope this makes sense to you. अब moving further to the next slide. So the economist works as policy advisor. Now how can we say that economist works as policy advisor? कभी हम बोलते हैं साइंटिस्ट है, कभी हम बोलते हैं पॉलिसी एडवाइज़र है, तो भाई है क्या? देखो, जब वो थ्योरीज देते हैं तो वो डेफिनेटली साइंटिस्ट का काम करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, थ्योरी दे रहे हैं, मॉडल्स बना रहे हैं। लेकिन जब वो थ्योरीज़ पे सजेशन देते हैं, जैसे कि अगर वो आपकी सरकार को बताते कि देखो इस टाइम पे आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी है और आपको ये करना चाहिए, तो उस टाइम पे वो पॉलिसी एडवाइज़र का काम करते हैं। अब इकोनॉमिस्ट 2 तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, एक तो आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं और एक आपकी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट देते हैं। जब हम कहते हैं इकोनॉमिस्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो स्टेटमेंट होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, यानी कि वो एक बात का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि चीज़ें ऐसे एग्जिस्ट करती हैं। दे आर मेजरली आपके फैक्ट्स ही होते हैं कि उन्होंने कोई चीज़ बोली जो कि एक फैक्ट है, या तो आप उसको चेक करके बता सकते हो कि चीज़ सही है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये चीज़ गलत है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो हमेशा। तो द स्टेटमेंट दैट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड एज इट इज़, कि जो आपके वर्ल्ड में चल रहा है, जो वर्ल्ड है,
जब आप उसके बारे में इकोनॉमिक्स कुछ बोल रहे हैं तो और डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं. दे क्लेम अबाउट हाउ द वर्ल्ड इज़. वो बताते हैं कि चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, चीज़ें ऐसी हैं. जैसे कि एक स्टेटमेंट, बहुत बेसिक एग्जांपल, कि किसी इकोनॉमिस्ट ने बोला कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना. ठीक है, अभी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, आप इसको चेक कर सकते हो, डेटा मैच करके देखो. अगर आपने डेटा में चेक करा कि नहीं भाई पॉपुलेशन अभी भी चाइना की ज़्यादा है, तो आप उसको वेरीफाई करके बता सकते हो कि मे बी इंडिया की यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है बट ओवरऑल पॉपुलेशन चाइना की जो वो ज़्यादा है. ठीक है, तो आप उसको हाँ ना चेक कर सकते हो. दूसरी होती है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स. इसमें वो प्रिस्क्राइब करते हैं, ये प्रिस्क्रिप्टिव नेचर की होती हैं. वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि दुनिया को कैसा होना चाहिए. तो आपको बोलते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट हम ले लेते हैं कि किसी इकोनॉमिस्ट ने बोला कि इंडिया शुड अडॉप्ट वन चाइल्ड पॉलिसी, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन. तो ये उन्होंने सजेशन दिया, ये उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया कि आपको अपनी इकोनॉमी की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, आप सिंगल चाइल्ड पॉलिसी यूज़ कर लो. सो इसको आप वेरीफाई या चेक नहीं कर सकते हो ना, ये कोई डेटा थोड़ी नहीं है. तो उन्होंने सजेस्ट करा है, उनका पर्सनल चीज़ है. उन्हें लगा कि दिस कैन करेक्टिफाई योर सिचुएशन. इफ़ इट कैन नॉट, then it's just suggestion. You can always, it's up to the it's up to the people, policy makers, whether they use it or not. They're just advisor, they'll give advices, right? And they make claims about how ought to be, how the world ought to be, कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, किस तरह के रूल्स होने चाहिए. तो ये वाली स्टेटमेंट्स फैक्ट्स होती हैं, ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन होती है जो वर्ल्ड है, और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स प्रिस्क्रिप्शन होती है कि हमें ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए. तो आई होप इन दो तरीके की स्टेटमेंट्स जैसे पॉलिसी एडवाइज़र का काम करते हैं इकोनॉमिस्ट, ये आपको समझ में आ गई होगी. मूविंग फर्दर वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. सो दिस इज़ टू पीपल. सो वन सेड मिनिमम वेज लॉस कॉज अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये जो पहली स्टेटमेंट है, ये उन्होंने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोली कि मिनिमम वेज लॉज जो होते हैं उनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है. आप इसको हमेशा चेक कर सकते हो, आप डेटा एक्चुअली का उठा के देखो कि जब मिनिमम वेज लॉज अप्लाई किए गए तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी. इफ़ येस, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, देन इन दैट केस, सो इन सच अ केस व्हाट वी कैन डू इज़, चेक कर सकते हैं हम कि मिनिमम वेज लॉज, हमने डेटा उठाया, हमने चेक करा कि जब मिनिमम वेज लॉज आए उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी या नहीं बढ़ी, या घटी या क्या हुआ. ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट शुड रेज द मिनिमम वेज. अब ये जो है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, इसमें सजेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को मिनिमम वेज जो है वो इंक्रीज़ कर देनी चाहिए, वो बढ़ा देनी चाहिए. तो ये तो सजेशन है, इसमें आप क्या ही चेक करोगे. वो ये थोड़ी ना बोल रहे कि उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, वो तो कह रहे हैं कि सरकार को कर देना चाहिए. उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं बोला कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा या ये होगा, वो सिर्फ एक सजेशन दे रहे हैं. ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट वी टॉक्ड अबाउट. वी आइडेंटिफाइड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नॉर्मेटिव. So moving back to the another slide, which is that why economists disagree. So ऐसा भी नहीं है कि इकोनॉमिस्ट ने एक चीज़ बोल दी तो उसके साथ सब अग्री करेंगे कि भाई ये तो थ्योरी बिल्कुल सही बना दी. दे पीपल डिसअग्री ऑल्सो. इनफैक्ट कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी भी होती है कि अगर 7 इकोनॉमिस्ट या 8 इकोनॉमिस्ट, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट थी, बट इफ़ अ लॉट ऑफ पीपल इकोनॉमिस्ट आर talking, let's suppose if 7 economists are sitting on the table and talking, there are 8 disagreements. So ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं. सो देर इज़ समथिंग कॉल्ड डिफरेंस इन साइंटिफिक जजमेंट एंड डिफरेंस इन वैल्यूज़. अब इकोनॉमिस्ट डिसअग्री क्यों करते हैं? पहला रीज़न ये है कि उनकी साइंटिफिक जजमेंट्स जो होती हैं उसमें डिफरेंस आ सकता है. बेसिकली आप किसी चीज़ को लेकर, आप किसी पॉलिसी को लेकर आपकी साइंटिफिक जजमेंट अलग है और दूसरे इकोनॉमिस्ट की अलग है. तो दिस कुड बी द वन रीज़न. और सेकेंड जो रीज़न है वो है डिफरेंस इन वैल्यूज़, कि आपकी जो पर्सनल वैल्यूज़ है वो डिफ़र करती हैं. तो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं. सो लेट्स सपोज हम फर्स्ट वाले का समझ रहे हैं, डिफरेंस इन साइंटिफिक जजमेंट कैसे आता है. तो अभी हम लोग देखते होंगे कि हमारी जो इनकम है उस पर टैक्सेस लगता है. ठीक है, इनकम टैक्स जिसे बोलते हैं वो लगता है. तो कुछ लेट्स सपोज एक पॉलिसी आती है जो ये बोलती है कि इनकम पे टैक्स लगने की जगह हमारी कंजम्पशन पे टैक्स लगना चाहिए, कि हम कितनी इनकम के कितने पार्ट को कंज्यूम कर रहे हैं उस पर टैक्स लगना चाहिए. जो ज़्यादा कंज्यूम करता है उसके पे ज़्यादा टैक्स लगा दो, जो कम कंज्यूम कर रहा है अपनी इनकम का पार्ट उसके पे कम टैक्स लगा दो. तो इनकम की जगह कंजम्पशन पे टैक्स लगना चाहिए. तो जो लोग इसको फेवर करेंगे, कंजम्पशन टैक्स को फेवर करेंगे, वो ये लोग जिसकी साइंटिफिक जजमेंट में कंजम्पशन टैक्स इज़ अ गुड आइडिया, दे विल से कि भाई बंदा जो है
कंजम्पशन टैक्स लगेगा तो बंदा अपने इनकम के ज़्यादा पार्ट को सेव करेगा कंज्यूम करने की जगह, और फिर यही सेविंग्स बाद में जाके इन्वेस्टमेंट का काम करेगी और हमारी इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जाएगी। वहीं जो इसको नहीं मानते, जो इनकम टैक्स के फेवर में है, जो इनकम टैक्स को सपोर्ट करते हैं और कंजम्पशन टैक्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो इसको ये बोल के डिफेंड करेंगे कि जो बंदे की सेविंग है वो कंजम्पशन टैक्स को उतना रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क आएगा नहीं। और आप जो अजम्पशंस लेके चल रहे हो कि बंदा सेव ज़्यादा पार्ट करेगा इनकम का और उसके बाद इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, वो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सेविंग उतनी रिस्पॉन्सिव है ही नहीं उस कंजम्पशन टैक्स को लेके। लोग फिर भी कंज्यूम करेंगे, भले ही आप कंजम्पशन पे टैक्स लगाओ या फिर आप इनकम पे टैक्स लगाओ। सो दिस इज़ द डिफरेंस इन साइंटिफिक जजमेंट्स, कि आप कैसे साइंटिफिकली चीज़ों को डिफरेंटली जज कर रहे हो। दूसरा आपका पॉइंट है डिफरेंस इन वैल्यूज़। तो जब हम बोलते हैं डिफरेंस इन वैल्यूज़, लेट्स सपोज कि आप एक टाउन में हो और वहाँ पे एक वेल है, ठीक है, और आपके 2 रेजिडेंट्स हैं जो आपके उस मतलब वेल को यूज़ करने के लिए, उस वेल की देखभाल करने के लिए, उसकी रेनोवेशन के लिए, उसके लिए टैक्स पे करते हैं, ठीक है। अब उसमें से जो एक बंदा है वो आपका कमाता है 20-25 हज़ार रुपये, ठीक है, और वो आपका टैक्स दे रहा है, लेट्स सपोज़ 5000 या कुछ भी अज्यूम कर लो, वो आपका टैक्स दे रहा है इतना, ठीक है। एक बंदा है जो 1 लाख रुपए कमाता है और वो भी आपका उतना ही अमाउंट ऑफ टैक्स दे रहा है, लेट्स सपोज़ वो भी 5000 पे टैक्स कर रहा है या फिर वो और भी कम कर रहा है टैक्स, ठीक है पे। तो अब आपने किसी इकोनॉमिस्ट को बुलाया या फिर आपने किसी से पूछा कि बताओ भाई क्या सही है, एक बंदा जिसके पास इतनी सारी इनकम है वो इतना टैक्स पे करे, या फिर एक बंदा जो पहले से ही कम कमा रहा है वो बंदा इतना टैक्स पे कर रहा है, तो क्या ये सही है? दिस इज़ नॉट फेयर। अब एज एन इकोनॉमिस्ट आपके वैल्यूज़ अलग अलग हो सकता है आप ये सोच के बंदे हो कि भाई आपको नहीं पता है ना कि सामने वाला जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है वो ओवर टाइम कर करके, बहुत मेहनत करके, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक हाई पेइंग जॉब अर्न करी है और आज वो इतना कमा रहा है। सो उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे हैं, आपको ये नहीं पता है। और दूसरी चीज़, जो बंदा कम कमा रहा है, हो सकता है कि भाई उसने बिल्कुल एफ़र्ट ही ना डाले, उससे था कि भाई ठीक है सर्वाइवल जितना आ जाए, उसने कभी एफ़र्ट्स ही ना किए, इसीलिए उसको ये जॉब मिली। या हो सकता है जो बंदा बहुत ज़्यादा, जिसके पास पैसे हैं, उसकी फैमिली वेल्थ थी तो आज वो उसको एंजॉय कर और उसने मेहनत ही नहीं करी। तो फेयर डिसीजंस जो होते हैं वो हमारी वैल्यूज़ की वजह से भी आ जाता है। तो इसमें भी कुछ इकोनॉमिस्ट बोलेंगे कि नहीं भाई, दोनों रेजिडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं तो दोनों बराबर बराबर शेयर देंगे, दोनों इक्वल टैक्स देंगे, डजेंट मैटर कौन कितना कमा रहा है। And maybe some other economist with a different value would say that बिकॉज एक के पास फैमिली वेल्थ थी एंड दूसरा बंदा जो है उसने मेहनत करके कमा रहा है, सो दे शुड पे डिफरेंट टैक्स। या फिर अगर उन्हें सिचुएशन दूसरी हो जिसने बहुत मेहनत करके अपनी जॉब अर्न करी थी और एक जिसने एफर्ट्स ही ना डाले, तो वो बोले कि भाई ठीक है उसने बहुत मेहनत करी है, सो वाई शुड ही पे दैट मच टैक्स, और इसने तो कुछ करा भी नहीं एफर्ट्स, तो ही शुड पे मोर टैक्स बिकॉज उसने एफर्ट्स ही नहीं डाले कभी। तो सबकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती है और उस बेसिस पर जो है इकोनॉमिस्ट सजेशंस देते हैं। सो वहाँ पर इकोनॉमिस्ट जो है एक दूसरे से डिसअग्री करते हैं, और देर आर मैनी पॉइंट्स जहाँ पे इकोनॉमिस्ट एक दूसरे के साथ अग्री भी करते हैं, एंड दैट इज़ वाई वी आर हैविंग सो मैनी थ्योरीज एंड मॉडल्स वेयर इकोनॉमिस्ट हैव अग्रीड अपॉन समथिंग. So I guess this is about the chapter. We have so far completed the entire chapter, and that's it. Thank you for watching the video. If you understood the video, if you understood the chapter, please like and subscribe, and thank you.